तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस माइंड मैप की क्लास में, जहाँ पे हम फ्लो चार्ट्स के थ्रू डिफरेंट टॉपिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं लिमिटेड फॉर्म में। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द मूवमेंट, जहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या क्या उनकी डिमांड्स थी और क्या क्या उनको कुछ मिला, क्या उनको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले। यही चीज आज हम इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आप सभी जानते हैं कि इस मूवमेंट में कई सारी तरीके की अलग अलग कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेट किया। जैसे कि बिजनेस क्लास ने पार्टिसिपेट किया, वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया और भी कई सारी चीजें हुई। और इन सभी चीजों में आप ये समझने की कोशिश करिए कि उन सबकी डिमांड क्या थी। पिछली बार आपने पढ़ा था कि अलग अलग जो कम्युनिटीज थी, अलग अलग जो एरियाज थे, वहां पे स्वराज का मतलब अलग अलग निकला था। तो क्या इस बार भी जो ये मूवमेंट हुआ, यहाँ पे भी कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगा? यहाँ पे स्वराज का मतलब क्या लिया लोगों ने? एक एक करके हम अलग अलग कम्युनिटीज के बारे में समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था और उन्होंने इस मूवमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया और क्या क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेजेंट्स की, और वो भी रिच पेजेंट्स की। अगर हम बात करें ये जो टाइम पीरियड है 1930 के आसपास का, इस टाइम पे हमने देखा कि इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हो चुका है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कोलैप्स हो गया था और जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनकी वैल्यूज कम हो गई थी। तो दो एग्जाम्पल हमारे बुक में दिए हैं, एक तो जाट और दूसरे पाटीदार। ये दो एक रिच पेजेंट्स की कम्युनिटी में आते थे जो कि फार्मिंग किया करते थे। ठीक है, पाटीदार आपके गुजरात के हैं और जाट आपके रहेंगे उत्तर प्रदेश से। इन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और इनकी डिमांड क्या थी? क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम हो चुकी थी तो इनकी डिमांड की थी कि जो रेवेन्यू है उसको कम किया जाए। जब रेवेन्यू कम किया जाएगा तभी ये जो प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, जहां पे एक मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, ये अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बेच ही नहीं पा रहे हैं, तो एक तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट कर पाना या रेवेन्यू जनरेट कर पाना उस प्रोडक्शन से बड़ा मुश्किल हो पा रहा था इन रिच पीजेंट्स के लिए। इस वजह से इनकी जो मेन डिमांड है वो रहेगी कि रेवेन्यू जो है उसको कम किया जाए, क्योंकि अब इकोनॉमिक डिप्रेशन की सिचुएशन आ चुकी है। तो ये कुछ तो डिमांड इनकी रहेगी। हालांकि जब ये मूवमेंट जब ये मूवमेंट वापस लिया गया तो आपने देखा कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जब 1931 में ये मूवमेंट वापस लिया गया तो क्या हुआ? क्या इनकी ये डिमांड को माना गया? क्या ये कहा गया कि अब रेवेन्यू कम किए जाएंगे? सिर्फ क्या कहा गया था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाएगा और उसके साथ ही साथ क्या किया जाएगा, एक तरीके से सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दिया जाएगा। इनकी डिमांड्स तो नहीं मानी गई। तो जब 1931 में इनकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो क्या होगा आगे आने वाले मूवमेंट में? जब दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होगा उसमें ये रिच पीजेंट्री पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जस्ट इसके अपोजिट रहेंगे हमारे कौन? पुअर पीजेंट्स। अब जरा समझिए, क्या कांग्रेस पुअर पीजेंट्स की डिमांड से खुश थी? क्या कांग्रेस ये चाहती थी कि पुअर पीजेंट्स की डिमांड्स को आगे रखा जाए? तो ऐसा भी नहीं था। रिच पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब था कि रेवेन्यू का कम हो जाना, तब उनके लिए स्वराज आ जाता। पुअर पेजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब था कि जो रेंट हमसे कलेक्ट किया जा रहा है, जो बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े लोग हमसे, लैंडलॉर्ड्स हमसे रेंट कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमसे रेंट कलेक्ट ना करें। कुछ एक ऐसी डिमांड जो कि रिच पीजेंट्स को क्या कर सकती थी, नाखुश कर सकती थी। और
एक्चुअली में प्रॉब्लम तो इनको भी थी। जब एक तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है, तो रेंट पे कर पाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बिकेंगे ही नहीं। और जब रेंट पे नहीं कर पाएंगे तो ये डिमांड करेंगे कि इनके रेंट को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। बट हालांकि ये बात भी कांग्रेस ने अपने उस 11 डिमांड में या फिर उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल नहीं करी, और इसलिए पोप पेजेंट्री भी जो होती है वो पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं करेगी। नंबर्स में पार्टिसिपेशन इस कम्युनिटी से नहीं आएगा। अब रही बात बिजनेस क्लास की, क्या लगता है जो बिजनेस क्लास वाले लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे? तो जी बिल्कुल करेंगे। 1920 तक आपने देखा कि क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ब्रिटेन बहुत ज्यादा नंबर्स में अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं ला रहा था बेचने के लिए। तो बिजनेसमैन ने एक अच्छी खासी ग्रोथ स्टैब्लिश करी या ग्रोथ अचीव करी, और उसके बाद से ही मार्केट में सरवाइव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ब्रिटिशर्स या फिर यूरोपियन ट्रेडर्स अपने अपने प्रोडक्ट्स लेके इंडिया पहुंचना शुरू हो जाते हैं। अब इन सब की डिमांड क्या होनी चाहिए बिजनेसमैन की? इनकी डिमांड थी कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो अच्छा खासा लगाया जाए उन प्रोडक्ट्स पे जो कि काफी सस्ते होते हैं इंडियन मार्केट के हिसाब से। जब इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाएंगी, मान लीजिए कि इंग्लैंड से कोई एक सामान सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में बन के इंडिया में आ जा रहा है, और वही सामान इंडियंस जो हैं वो 15 रुपए में बना रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में जाने लोग वाले लोग 10 रुपए में ही वो सामान खरीदेंगे। 15 रुपए वाले सामान को बहुत ज्यादा कस्टमर्स नहीं मिल पाएंगे। तो इंपोर्ट ड्यूटीज क्या करेंगी, ऐसे ट्रेडर्स के ऊपर कुछ एक टैक्स लगा दे कि भैया आप 5 रुपए का इन पे टैक्स लगा दीजिए, ताकि इनका भी जो दाम है वो 15 रुपए हो जाए, वो हमारे बराबर हो जाए, ताकि हम दोनों के प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, और फिर क्वालिटी के बेसिस पे वो प्रोडक्ट खरीदा जाए। बट ऐसा ब्रिटिशर्स नहीं कर रहे थे, और इसके लिए 1920 में ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, IICC। इसका मकसद ही यही था कि किसी तरीके से प्रेशर डेवलप किया जाए इंग्लैंड पे, किसी तरीके से जो हमारे गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर डेवलप किया जाए, ताकि एक इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करी जा सके बाहर से आने वाले ट्रेडर्स के ऊपर। और एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन और बनाया गया जिसका नाम था फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की शॉर्ट फॉर्म हम इसको लिखते हैं फिक्की। ये बनाया गया 1927 में, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं आया था। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो पूरा मकसद ये है कि इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाए ताकि हमारे प्रोडक्ट्स बराबरी पे आ सके। और एक और चीज, पाउंड स्टर्लिंग और रुपीज में ट्रेड किया जाए इनके हिसाब से। क्यों? पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की करेंसी है और रुपीज जो है इंडिया की करेंसी है। ये चाहते थे कि वो फिक्स किया जाए कि कितने कितने पाउंड्स होने चाहिए। मान लीजिए कि उस टाइम पे अगर ये फिक्स कर दिया जाए कि 1 रुपए में 100 पाउंड होंगे, पाउंड स्टर्लिंग होंगे, तो ये चाहते थे गवर्नमेंट से कि ये चीज फिक्स कर दी जाए ताकि ट्रेड करने में आसानी हो, और जो यूरोप से आए वो स्टर्लिंग में हमसे कुछ भी खरीदें और हम उनसे रुपीज में। ट्रेड का मोड ये होना चाहिए। तो ये तो बड़े बिजनेसमैन की डिमांड थी।
अब रही बात की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने कैसे सपोर्ट किया। इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया कांग्रेस को, कि जो भी पैसे की जरूरत है वो हम पूरी कर देंगे, हम तुमको पैसे देंगे। इसमें बड़े बड़े नाम थे, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, है ना। बट जब 1931 में फिर से वही बात, जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो इनकी भी किसी डिमांड को माना नहीं गया या उस पर कोई एक काम नहीं किया गया, और इस वजह से जब बिजनेसमैन थे वो भी बाद में जाके सेकंड, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब रही बात इन्हीं के जस्ट अपोजिट आएंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की। अब क्या इंडस्ट्रियल वर्कर्स की डिमांड को कांग्रेस मानेगी। एक तरफ तो वो बिजनेसमैन से क्या ले रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हैं, तो क्या वो किसी तरीके से इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात को मान सकते हैं, नहीं। तो ये तो शुरू से ही बहुत कम नंबर्स में ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। बिजनेसमैन के लिए स्वराज का मतलब क्या हुआ, इनके लिए स्वराज का मतलब हुआ इंपोर्ट ड्यूटीज का लगाया जाना, वही इनके लिए स्वराज है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब क्या हुआ, कि आप क्या करिए, वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करिए, उसी के साथ हमारी वेजेस को भी बढ़ाइए। जब आप वेजेस बढ़ाएंगे, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव होंगे, तो वही हमारे लिए स्वराज है। बट ऐसा कोई भी डिमांड एक्चुअली में नहीं किया गया। हालांकि एक रीजन है नागपुर, वहां पे काफी सारे वर्कर्स ने गांधीयन टोपी पहन के इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, हालांकि इनकी भी किसी भी डिमांड को फॉलो नहीं किया गया या तरजीह नहीं दी गई। अब रही बात वेमेन्स की, वेमेन की, जितनी भी वेमेन थी जिन्होंने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, वो सारी की सारी वुमेन, अगर हम टाउन एरिया की बात करें तो वो हुआ करती थी अपर कास्ट की, और अगर हम विलेजेस की बात करें तो वो हुआ करती थी किसी बड़े, कहाँ की, बड़े जमींदार के घर के। तो जमींदार, और यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, अपर कास्ट। तो अभी भी अपर कास्ट और जमींदार के घर की वुमेन ही इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। करती क्या है, बाइकआउट करेंगी, पिकेटिंग करेंगी, कि भाई अल्कोहल की शॉप्स को पिकेट करना है। इसके अलावा रैलीज में शामिल होंगी। बट कहीं ना कहीं कांग्रेस रिलक्टेंट थी वुमेन को कोई भी बड़ा पोस्ट देने के, और इसीलिए कांग्रेस के किसी बड़े ऑफिशियल पोस्ट पे वुमेन नहीं पहुंच पाई। और साथ ही साथ गांधी जी का ये भी मानना था कि वुमेन को क्या करना चाहिए, एक अच्छी माँ बनना चाहिए, घर की देखरेख करनी चाहिए। तो इन सभी रीजंस की वजह से वुमेन पार्टिसिपेट तो करेंगी, बट कहीं ना कहीं क्या होगा, ये सारी की सारी सिचुएशंस इग्नोर कर दी जाएंगी। बहुत कम पार्टिसिपेशन ही वुमेन की तरफ से इंश्योर हो पाएगा इस पूरे पार्टिसिपेशन में, सॉरी इस पूरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो ये रहा पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। रही बात दलित्स और मुस्लिम्स की, तो इन दोनों ही कम्युनिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों, दलित्स की अपनी प्रॉब्लम थी, मुस्लिम्स की अपनी प्रॉब्लम थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में एक ऑफर दिया गया इन दोनों ही कम्युनिटीज को, और वो ऑफर था एक ऐसा इलेक्शन का जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी वोट कास्ट करेगी और एक ही कम्युनिटी कंटेस्ट कर सकेगी, जिसको की नाम दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी कि उस जगह पे कोई और पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा।
इलेक्शन में। अगर वहां पे दलित मेजोरिटी है तो सिर्फ और सिर्फ दलित ही वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, कोई और नहीं। सेम वाज विद मुस्लिम्स ऑल्सो। दलित के साथ ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात हुई, तो इसके अगेंस्ट में तो गांधी जी ही आ गए, और गांधी जी ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो 100 साल तक कम से कम स्वराज हमारे देश में नहीं आ पाएगा। हमें दलित्स को अपने साथ लेके चलना होगा। दलित्स की सिचुएशन अच्छी करने के लिए 1930 में जो हमारे लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने एक एसोसिएशन भी बनाया, और इस एसोसिएशन का नाम रखा डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जिसके नाम को बाद में फिर चेंज करके क्या कर दिया गया था, शेड्यूल कास्ट, डिप्रेस्ड क्लास को शेड्यूल कास्ट कर दिया गया था। हालांकि ये जो प्रॉब्लम थी सेपरेट इलेक्टोरेट वाली, इसको तो गांधी जी ने अपने एक इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रोटेस्ट करना। जब ये पता चला कि दलित्स को कहीं ना कहीं सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट किया गया है, तो 1932 के आसपास गांधी जी ने फास्ट ऑन टू डेथ रख दिया, और सितंबर 1932 में अंबेडकर जी और गांधी जी ने मिलके क्या किया, पूना पैक्ट किया, जिसमें वो दोनों ही इस सिचुएशन पे पहुंचे कि दलित्स के लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्युएंसीज रखी जाएंगी। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसी सेपरेट इलेक्टोरेट से कैसे डिफरेंस है? रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसी में जो लीडर होगा, जो कंटेस्टेंट्स होंगे, वो एक कम्युनिटी के होंगे, बाकी सारे वोट उसको ही करेंगे। जैसे अपर कास्ट के भी लोग, लोअर कास्ट के भी लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग भी उसी को वोट करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में एक टाइम ऐसा आएगा जब शेड्यूल कास्ट का ही लीडर उस टाइम पे इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएगा, और उसी को लोग वोट कास्ट करेंगे, चाहे वो अपर कास्ट के हो, चाहे वो लोअर कास्ट के हो, चाहे वो किसी और रिलीजन के हो। और इस सिचुएशन पे दोनों ही लीडर्स अग्री कर जाते हैं, बी आर अम्बेडकर और गांधी जी। ये कुछ एक चीजें हुई दलित्स के साथ में। अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन तो इंश्योर हो गया था, बट एक प्रॉब्लम आ रही थी। मुस्लिम्स कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था, एक, मुस्लिम्स के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट खत्म हुआ, तब मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पोजीशन थे उससे अलग हुए। हालांकि बीच में एक बार को मुस्लिम लीग से समझौता होने वाला था, और 1927 में ये डिस्कशन चल रहा था कि कितने परसेंट सीट्स को रिजर्व्ड कर दिया जाए मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी कि पॉपुलेशन के हिसाब से आप हमारे लिए कुछ एक सीट्स रिजर्व कर लीजिए। कहाँ पे? काउंसिल में। पहली बात तो आप क्या करिए, पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन दीजिए। और दूसरा डिमांड इनका ये था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरियाज हैं, वहां पे सिर्फ उन्हीं को ही इलेक्शन करने का, कॉन्टेस्ट करने का एक ऑफर दिया जाए। ठीक है। अब जब ऐसी चीजें होने लगी, मुस्लिम्स की तरफ से ये डिमांड आने लगी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को एक अश्योरेंस दिया जाए, जिससे कि सेंट्रल असेंबली में उनको एक रिजर्व सीट मिल पाए। ये जो रिजर्व सीट है, ये सेंट्रल असेंबली की डिमांड है, यानी सेंट्रल लेवल पे कुछ एक रिजर्वेशन होना चाहिए, और उनको रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन मिलना चाहिए। ऐसे मुस्लिम
डोमिनेंट प्रोविंसेस में, जो कि थे पंजाब और बंगाल। क्या कह रहे हैं? प्रपोर्शन के हिसाब से। प्रपोर्शन क्या कहता है भाई? कि मान लीजिए कि अगर उस मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट में 90% मुस्लिम्स हैं, तो अगर वहां पे 100 सीटें हैं, तो 90% सीट्स जो हो वो ऑटोमेटिकली रिजर्व होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए। तभी 1928 में हुए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो हिंदू महासभा के लीडर थे, हिंदू महासभा के जो लीडर थे, एम आर जयकर, नाम याद रखेंगे, एम आर जयकर, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया कि हम एज अ हिंदू, एज अ हिंदू डोमिनेटेड रीजन, हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ना ही हम पंजाब और बंगाल में इनको प्रोपोर्शन के हिसाब से रिजर्वेशन देंगे, और ना ही हम ऐसा कोई रिजर्वेशन इनको सेंट्रल काउंसिल में देंगे। और इसके बाद से तो बात बिगड़ गई, और फिर उसके बाद में मुस्लिम लीग ने अपने आप को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर कांग्रेस या फिर फ्रीडम स्ट्रगल से थोड़ा सा अलग कर लिया। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्ट्रगल नहीं हो सकता है। यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रगल होंगे, एक जो कांग्रेस लीड करेगी और एक मुस्लिम लीग। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो किसकी सुनेगी? मुस्लिम लीग की सुनेगी। और इस वजह से भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये कुछ एक रीजंस भी थे जो मैंने आपको उसी के साथ में डिस्कस किए, जिसकी वजह से कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल हो गया। जितने भी कम्युनिटीज थी, जैसे कि रिच पीजेंट्री थी, बिजनेसमैन थे, उसके अलावा जो वर्कर्स थे, पुअर पीजेंट्री थे, किसी की भी डिमांड उस इरविन पैक्ट में मानी ही नहीं गई। तो जब दोबारा से ये रियल कैंपेन शुरू किया गया, तो कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। और यहाँ तक कि जो वर्कर्स थे और जो पुअर पीजेंट्स थे, उनके तो कैंपेन को कांग्रेस ने खुद सपोर्ट नहीं किया। पुअर पीजेंट्स का कैंपेन था नो रेंट, इसको कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। वर्कर्स का था कि वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, इसको कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। तो जब आप सपोर्ट नहीं करेंगे उनके डिमांड्स को, तो वो आपके डिमांड्स को क्यों सपोर्ट करेंगे? बिजनेस क्लास का जो सपोर्ट था कि इंपोर्ट ड्यूटी, वो भी नहीं माना गया, उस पर भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और कांग्रेस में उस टाइम पे कई सारे सोशलिस्ट लीडर भी आ रहे थे, और कंट्री में सोशलिज्म का भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट बढ़ने लगा था। और इस डर से भी फिर दोबारा बिजनेसमैन कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। दलित ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इंडस्ट्रियल वर्कर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मुस्लिम कम्युनिटी ने सेपरेटली अपना पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। बट उनका ये डिमांड क्या था? कुछ और, कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमको और भी कई सारी अलग अलग चीजें चाहिए, जो कि हमको इस कंट्री में कांग्रेस की हेल्प से नहीं मिल सकती है। तो आज हमने डिस्कस किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या रिजल्ट रहा, और किस तरीके से उनकी डिमांड्स थी, क्या उनकी डिमांड्स पूरी हुई या नहीं, ये इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है इसी चैप्टर का, जो कि है रिलेटेड कहीं ना कहीं सिंबल से। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।